नमस्कार, स्वागत है एनसीईआरटी क्लासेस टॉप में। आज के इस वीडियो में भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप भी सवालों के जवाब दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो पहला सवाल है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी होता है उसके कप आकार का जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के जो कप आकार का जो मुख होता है उसको क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर जो स्थित होता है गर्त, उसको कहते हैं क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। और जो क्रेटर होता है ये कीपाकार होता है। किसके आकार का? ये होता है कीपाकार, जिसका ढाल क्या होता है? शंकु पर आधारित होता है, जिससे उसका निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को कहते हैं क्रेटर। अगला सवाल है, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है? तो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसमें कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में लगातार दिखाई देता है? तो वह है जल वाष्प, जो है ज्वालामुखी के विस्फोट में सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो ज्वालामुखी के जो विस्फोट में निकलने वाले गैसों में सर्वाधिक जल वाष्प ही होती है। और ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाली अन्य जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है वह है जलवाष्प। उसके अलावा जो अन्य गैसें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? तो जिस पैमाने से भूकंप को मापा जाता है उसकी तीव्रता की जो सीमा होती है वो क्या होती है? तो ये है 1 से 12 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। भूकंप को तीव्रता की मापने की जो पैमाने की सीमा होती है वो 1 से और 12 तक होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र जहां पर भूकंपीय लहरों का ज्ञान सर्वप्रथम होता है, जो भूकंपीय लहरों का ज्ञान होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र पर लगा यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। तो अधिकेंद्र पर जो होता है, अधिकेंद्र पर ये सिस्मोग्राफ लगा होता है। इस यंत्र को भूकंप लेखन यंत्र या सिस्मोग्राफ कहते हैं। और इस सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय लहरों की जो गति होती है, तीव्रता होती है, उसकी उत्पत्ति स्थान और प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। और सिस्मोग्राफ से प्राप्त आंकड़ों को रिक्टर पैमानों पर मापा जाता है। जो सिस्मोग्राफ से प्राप्त आंकड़े होते हैं उसको किस पर मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। और ये जो लगा होता है ये अधिकेंद्र पर लगा होता है। इससे भूकंप की जो लहरों की अंकन किया जाता है। और उसके बाद में ये जो लहरों की गति होती है, उसके उत्पत्ति का स्थान, उसके प्रभावित क्षेत्र, इन सब की जानकारी पता चलती है। और जो इसको आंकड़ों को मापा जाता है वो मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र का जो ठीक नीचे का बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप मूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। भूकंप केंद्र के जो ठीक नीचे का बिंदु होता है उसको कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। तो भूकंप अधिक ये जो भूकंप केंद्र होता है इसको भूकंप अधिकेंद्र भी कहते हैं। और इसके जो ठीक नीचे का होता है बिंदु वो होता है भूकंप मूल या हाइपो सेंटर कहते हैं इसको हाइपो सेंटर भी कहा जाता है, हाइपो सेंटर भी कहते हैं। तो ये अधिकेंद्र जो होता है भूकंप मूल के 90 डिग्री के कोण पर होता है। ये जो भूकंप मूल होता है ये भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र जिसको अधिकेंद्र भी कहते हैं, ये भूकंप मूल के 90 डिग्री के कोण पर होता है जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है। जी, भूकंप का अधिकेंद्र जो होता है जहां पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है और उसे भूकंप मूल कहते हैं। किसको? जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। और यहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है जिसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो और भूकंप केंद्र
को भूकंप अधिकेंद्र भी कहा जाता है, भूकंप केंद्र को भूकंप अधिकेंद्र भी कहा जाता है। और ये जो भूकंप मूल होता है जहां पर सबसे पहले भूकंप की कंपन का प्रारंभ होता है। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप के केंद्र का जो ऊपर का बिंदु होता है, ठीक ऊपर के बिंदु को, उसको कहते हैं उत्केंद्र। उत्केंद्र कहा जाता है। जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? उत्केंद्र कहा जाता है, या भूकंप केंद्र भी कहते हैं। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें जो उत्पन्न होती है उसे तीन श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक तरंग, अनुप्रस्थ या गौण तरंग और धरातलीय तरंग। इनको तीन तरंगे है, इसकी 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। जो प्राथमिक और अनुप्रस्थ और धरातलीय, ये 3 प्रकार की तरंगें जो उत्पन्न होती हैं भूकंप के दौरान, इनको पी, एस और एल से डोनेट किया, इसको संकेत से बताया जाता है। पी, एस और एल तरंग भी कहा जाता है इसको। तो जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? उत्केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल है, विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी जो बनती है वो बनती है 2 भ्रंशों के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 2 भ्रंशों के बीच बनती है विभ्रंश घाटी। तो विभ्रंश या इसको रिप्ट घाटी भी कहते हैं, इसको रिप्ट घाटी भी कहा जाता है। एक स्थल रूप होता है, ये क्या होता है? एक स्थल रूप होता है। विभ्रंश घाटी स्थल रूप होता है जिसका जो निर्माण होता है विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप जो होने वाले घर्षण के कारण होता है। और ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियों या जो उच्च भूमियों होती है उसके बीच में लंबी आकृति वाली घाटियां होती है, जिसमें झीलों भी निर्मित हो जाती है। विभ्रंश घाटी बनती है 2 भ्रंशों के बीच में। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आने का जो मुख्य कारण क्या होता है? वो होता है समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी आने का मुख्य कारण होता है समुद्री सतह पर भूकंप का आना। तो सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है। ये जो सुनामी आती है ये होती है तरंगों की श्रृंखला। तरंग नहीं होती है, तरंगों की श्रृंखला होती है। ठीक है, श्रृंखला होती है। और जो महासागरीय नितल के निकट और इसके नीचे जो भूगर्भिक परिवर्तन होता है महासागर के अंदर, उसके कारण पैदा होती है। और सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप और भूस्खलन ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। इसके अधिकांश सुनामी जो भूकंपों से ही पैदा होती है। जो ज़्यादातर सुनामी होती है वो भूकंपों से पैदा होती है। और जो सुनामी भूकंपों समुद्र के भूकंप से पैदा होती है, उत्पन्न होती है, ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, तो इस जो सुनामी का जो मुख्य कारण है उत्पन्न होने का वह है समुद्री सतह पर भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। भूकंप का कारण है। भूकंप का जो कारण है, मुख्य कारण है, वह है भूपृष्ठ में विक्षोभ। भूपृष्ठ में विक्षोभ होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। जो भूकंप का मूल कारण है पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था का होना। क्या होता है? पृथ्वी के संतुलन में क्या होता है? पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था। संतुलन में अव्यवस्था। अव्यवस्था, पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था होने के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। और ये भूपृष्ठ में क्या है? विक्षोभ होने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भूपृष्ठ में विक्षोभ या संतुलन में अव्यवस्था, मतलब इसके भूपृष्ठ के जो इसका संतुलन होता है भूपृष्ठ का, इसका संतुलन खराब होना या अव्यवस्था उत्पन्न होता है, इसके कारण होती है। और जो उत्पन्न होने के जो प्रमुख कारण है, उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है वह है, एक तो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया, भूपृष्ठ में विक्षोभ के मुख्य कारण ज्वालामुखी क्रिया होता है। भूपटल भ्रंश होता है। भूपटल भ्रंश, भूपटल में अव्यवस्था, भूपटलीय अव्यवस्था, जलीय भार, जलीय भार और गैसों का फैलाव, गैसों का फैलाव।
इसके अलावा प्लेटों में खिसकाव, प्लेटों में खिसकाव या टकराव, ये सब कारण होते हैं भूकंप के आने के, जिनमें भूपृष्ठ का विक्षोभ होता है। ये सभी कारणों से होता है भूपृष्ठ का विक्षोभ जो होता है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, भूपटल भ्रंश के कारण, भूपटलीय अव्यवस्था के कारण, जलीय भार, गैसों के फैलाव, प्लेटों के खिसकाव या टकराव के कारण, इन सभी के कारण जो है भूकंप आने के जो भूपृष्ठ में विक्षोभ होता है और भूपृष्ठ में विक्षोभ होने के बाद में भूकंप आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो ज्वालामुखी की जो सक्रियता होती है उसके दौरान किस प्रकार की झील बनती है, तो वो बनती है ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी सक्रियता पर ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है और ये जो है कालडेरा ज्वालामुखी क्रेटर का ही जो अधिक विस्तृत रूप है। जब इस कालडेरा में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या कालडेरा लेक का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, कालडेरा झील का निर्माण। किसमें, कालडेरा ज्वालामुखी क्रेटर का जो विस्तृत रूप है कालडेरा, वह इसके अंदर पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण जो ज्वालामुखी झील होती है या कालडेरा लेक भी कहा जाता है, इसका निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी जब सक्रिय होती है तो ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी की जो सक्रियता पाई जाती है अधिक, वो पाई जाती है हवाई में। कहाँ पर पाई जाती है, हवाई में। तो विश्व में जो ज्वालामुखी का लगभग जो 2/3 भाग है वो प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपीय और समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में, दोनों तटीय भागों में जो द्वीपीय तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावर्त भी कहते हैं। और ये पेटी अंटार्कटिका के एरेब्स पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे खासकर एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिम के तटीय भागों के सहारे अलास्का तक पहुंचती है। और यहाँ से ये श्रृंखला मुड़कर एशिया की पूर्वी तटीय भाग के सहारे जापान द्वीप समूह तथा फिलीपाइन द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को सम्मिलित करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पहुंचकर वहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। और जो इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, यह है अल्यूशियन, जापान द्वीप समूह तथा हवाई लैंड द्वीप के ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखियों की अधिक सक्रियता जो पाई जाती है वह पाई जाती है हवाई में। क्वेश्चन नंबर 11। तो आज के इस वीडियो में ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में जाने हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NCERT क्लासेस टॉक को। धन्यवाद।